आज बात करने वाले हैं हम मीडियम लिफ्ट एयरक्राफ्ट की। तो ये सुर्खियों में क्यों है, इसकी काबिलियत क्या है और ये भारत को मिल जाएंगे तो इससे भारत को क्या मिलेगा, इंडियन एयरफोर्स की क्या क्षमता बढ़ेगी और फौज को इससे क्या फायदा होगा, इसके बारे में मैं आपको बतलाऊंगा। लेकिन शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको अपना तारुफ दे दूं। मैं हूं कर्नल दानवीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बाय द सेम नेम दानवीर सिंह। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। अब ये देख रहे हैं आप जो पहली ओपनिंग जो स्लाइड है उसमें आप इंडियन एयरफोर्स का C-130 जहाज देख रहे हैं और ऊपर लिखा है मीडियम लिफ्ट एयरक्राफ्ट। अब ये मीडियम लिफ्ट एयरक्राफ्ट क्या है, इसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले ये चर्चा में क्यों है, इसकी खबर क्या है। तो खबर के ऊपर ध्यान देते हैं। खबर इसलिए बनी है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 60 मीडियम लिफ्ट एयरक्राफ्ट्स की रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल दिया है। अब आप कहेंगे जी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल क्या है, तो वो भी मैं बताऊंगा क्योंकि डिफेंस मिनिस्ट्री के एक प्रक्रिया है जिसके तहत इक्विपमेंट प्रोक्योर किया जाता है। तो वो क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले खबर पे और ध्यान देते हैं। ये खबर है कि ये पूरा सौदा 60 एयरक्राफ्ट्स का 1 लाख करोड़ रुपए का होगा। 1 लाख करोड़ रुपए, और ये रिप्लेस करेगा AN-32 फ्लीट की। अगर आप गूगल करें तो आपको पता लगेगा भी हाल ही में जोरहाट में एक AN-32 क्रैश हुआ था। इसके अंदर अपने जाँ भाग हुए थे। तो अब वो काफ़ी पुराने सोवियत एरा के एयरक्राफ्ट हैं जो कि रिप्लेस होने हैं। हो तो पहले जाने चाहिए थे, लेकिन क्योंकि हमारी आदत है जब तक लोग गिरे मरे ना तब तक हमारी आंखें नहीं खुलती, और इतनी बाबूगिरी है, इतनी जटिल प्रक्रियाएं हैं कि उनको सुलझाते 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 कई लोग शहीद हो जाते हैं अनफॉर्चुनेटली, बट ये हमारा एक सिस्टम है। तो ये थी खबर। 60 मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के लिए, 1 लाख करोड़ की उनकी पूरी कीमत, और AN-32 फ्लीट को बदलना। तो ये 3 पॉइंट थे इस खबर के। अब जैसा मैंने कहा कि RFP से आपको लगा होगा कि ये क्या है, और उसी से मेरे को लगा कि मैं आपको थोड़ी सी मोटा मोटी जनरली आपको प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर के बारे में बता दूं कि भारत की डिफेंस फोर्सेस में प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर क्या है। अब सबसे पहले किसी भी सेना को रिक्वायरमेंट होती है कि अब जैसे इस केस में एयरफोर्स को रिक्वायरमेंट हुई कि भाई AN-32 पुराने हो गए हैं, इनकी बदली करनी है हमने, और हमें मीडियम लिफ्ट एयरक्राफ्ट चाहिए तो इनकी बदली के लिए। तो रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी करती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंफॉर्मेशन मांगती है कि भाई हमें ये एयरक्राफ्ट चाहिए, तो किस किस के पास में एयरक्राफ्ट है, तो इस तरीके का एयरक्राफ्ट किसके पास में। तो लोग हाथ खड़ा करते हैं जी मेरे पास में, मेरे पास में, मेरे पास में। फिर ये पूरी जब सब तरफ से रिपोर्ट आती है तो फिर गवर्नमेंट जो है उसको एनालाइज करती है, देखती है अच्छा भाई मार्केट में ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो एयरफोर्स के बाद दोबारा गया, वो एयरफोर्स भी देखता है कि भाई टेक्नोलॉजी में और मार्केट में ये चीज़ अवेलेबल है, तो उसके बेसिस पर एक एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी बनती है, और उसके बाद में रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल बनाया जाता है। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के अंदर फिर डिटेल क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स दी जाती हैं कि हमें ये एयरक्राफ्ट चाहिए, उसकी इंजन की ये पावर होनी चाहिए, उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी ये होनी चाहिए, उसका ये इस तरीके का कॉकपिट होना चाहिए, एवियोनिक्स ये होने चाहिए, वगैरह वगैरह। तो फिर रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जाता है, और रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जाने के बाद में फिर जब रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जाता है तो वो इनपुट्स आते हैं। अब जैसे रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल गया है तो अब इनपुट्स आएंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को अबाउट दिस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट, जो खबर है, और फिर उसके बाद में इवैल्यूएशन होगा कि कौन से शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे कुछ एयरक्राफ्ट, और उसके बाद में फिर उनका कंपैरिजन होगा, असेसमेंट होगा, और उनको ट्रायल्स पे डाला जाएगा। ट्रायल्स पे जाने के बाद में फिर टेक्निकल नेगोशिएशंस होंगी, और टेक्निकल नेगोशिएशंस होने के बाद में फिर
फाइनेंशियल नेगोशिएशंस होंगी और फिर वो नेगोशिएशंस होने के बाद में फिर कॉन्ट्रैक्ट जो है फाइनली साइन होगा और लास्ट में उसकी प्रोडक्शन, क्वालिटी एश्योरेंस और डिलीवरी, इंडक्शन और सपोर्ट शुरू हो जाएगा। तो ये ब्रॉडली इस तरीके की कार्रवाई इसमें भी देखने को मिलेगी। यानी कि अभी प्रोसेस लंबा है, अभी सिर्फ आरएफपी हुआ है, यानी कि अभी यही नंबर 3 स्टेज पर ही पहुंचे हैं। नंबर 1 और नंबर 2 हो गया है, नंबर 3 स्टेज पर पहुंचे हैं। नंबर 4, नंबर 5, नंबर 4 स्टेज बहुत लंबी चलेगी बॉस, और नंबर 5 टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड्स जो हैं वो इवेलुएट होंगी, वो एक ज़्यादा बहुत बड़ा इशू नहीं होगा। और फिर फाइनली डिलीवरी, जो कि एक अलग किस्म का चैलेंज है, ये आप सबको मालूम है। अब कौन कौन से टाइप के एयरक्राफ्ट्स भारतीय वायुसेना में ट्रांसपोर्ट के लिहाज से देखा जाए तो कौन कौन से एयरक्राफ्ट मौजूद हैं? सबसे पहले तो लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट कह लीजिए आप डॉर्नियर कह लीजिए, आप एवरो कह लीजिए, ये एयरक्राफ्ट इस लाइट ट्रांसपोर्ट और यूटिलिटी एयरक्राफ्ट की कैटेगरी में आते हैं, जिनकी क्षमता 5 टन की और उनकी रेंज जो है 1500 किलोमीटर की, और बहुत शॉर्ट डिस्टेंस, छोटा पेलोड और टैक्टिकल सपोर्ट के लिए इनका इस्तेमाल होता है। फिर आते हैं मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, जैसे आपके C-130 हरक्यूलिस। तो C-130 हरक्यूलिस आपका मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। इसकी पेलोड की क्षमता 5 से 20 टन की, रेंज 1500 किलोमीटर से 5000 किलोमीटर की, और रोल इनका है ट्रूप्स को ले जाना, भारी इक्विपमेंट को ले जाना, लॉजिस्टिक्स को ले जाना और मीडियम रेंज के अंदर ऑपरेशंस करना। बेसिकली ये ऑपरेशनल लेवल का एयरक्राफ्ट है विद इन अ थिएटर। अभी थिएटराइजेशन हो रहा है, तो जो भी थिएटर होगा उस थिएटर के अंदर ऑपरेट करने के लिए ये मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो गया। लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट टैक्टिकल लिफ्ट के लिए, छोटी लिफ्ट के लिए। और फिर आएंगे आपके हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट स्ट्रेटेजिक लिफ्ट कैटेगरी के अंदर। वो 20 टन से ऊपर का पेलोड ले जाने में सक्षम, जैसे भारत का ग्लोब मास्टर, और इनकी रेंज भी 5000 किलोमीटर से अधिक, यानी कि ये एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में भी ट्रैवल करने की क्षमता रखते हैं। और जैसा मैंने बोला कि स्ट्रेटेजिक लिफ्ट एयरक्राफ्ट होंगे ये, तो इनका रोल स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट, हैवी इक्विपमेंट और इंटर कॉन्टिनेंटल रीच। अगर आप डिफेंस के शौकीन हैं, ऑफ कोर्स आप हैं, तभी आप ये मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं। तो जब भारत के सैनिक बाहर जाते हैं कोई एक्सरसाइज करने के लिए, या यूनाइटेड नेशंस में जाते हैं, या आपने देखा होगा कि इराक से एयरलिफ्ट हुआ, आपका अफगानिस्तान से हुआ, यमन से हुआ, जो भारतीय लड़ाई के जोन में फंस गए थे उनको निकालने के लिए, तो वो वहां पर इन एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया। स्ट्रेटेजिक लिफ्ट, जिनकी रेंज भी ज़्यादा है, ज़्यादा बाहर भी ले जा सकते हैं, ज़्यादा ट्रुप्स या आदमी भी लेके जा सकते हैं। तो ये 3 किस्म के एयरक्राफ्ट हैं भारत के अंदर। और अगर इनको और डिवाइड किया जाए कि क्या क्या ये काम कर सकते हैं, तो लेट्स बिगिन विद लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, जैसा कि एवरो। ये शॉर्ट डिस्टेंसेस के ऊपर छोटी पैराट्रूपर्स की टुकड़ी गिरा सकता है, 5 से 10। फिर छोटे पेलोड भी गिरा सकता है, कोई छोटे इमरजेंसी, कोई रिप्लेनिशमेंट करना है, कोई पोस्ट आइसोलेट हो गई है, कोई छोटा सा इलाका मरून हो गया है बिकॉज ऑफ एनिमी एक्शन, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत राशन वाशन गिराना हो। और इस लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट कैटेगरी में लाइट और टैक्टिकल हेलीकॉप्टर्स भी शामिल हैं। और सबसे बड़ी खासियत इन एयरक्राफ्ट्स की ये है कि ये अध पक्की एयर स्ट्रिप्स पर भी लैंड कर सकते हैं, टेक ऑफ कर सकते हैं। दूर दराज के इलाकों में ये उतरने में भी सक्षम है और टेक ऑफ करने में भी सक्षम है। फिर आती है मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, जिसकी आरएफपी इशू हुई है, और C-130 जैसे जहाज हमारे पास मौजूद हैं। ये क्या करते हैं, ये
क्योंकि इनकी कैपेसिटी ज़्यादा है, ये ट्रुप मूवमेंट, बड़ा ट्रुप मूवमेंट। एक कंपनी करीब 100 के करीब ट्रुप्स एक जगह से दूसरी जगह ले गए, उनको एयर ड्रॉप कर दिया। भारी लॉजिस्टिक्स, 20 टन के करीब आप लॉजिस्टिक्स, खाना पानी, रसद, आपका कोई गाड़ी वाड़ी कोई ड्रॉप करनी हो, कोई आर्टिलरी की एक तोप अगर ड्रॉप करनी हो जो 20 टन से कम की श्रेणी में है, एयर ड्रॉप, तो वो आप कर सकते हैं। और ये भी सेमी प्रिपेयर्ड एयरफील्ड के ऊपर लैंड कर सकता है। जैसे आपने फुटेज देखी होंगी दौलत बेग ओल्दी की, या आपने लद्दाख के अंदर देखी होंगी, जो कच्ची स्ट्रिप्स हैं वहां पर भी उतर सकता है और टेक ऑफ कर सकता है। फिर जो हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है वो क्या ले जा सकता है साहब? वो टैंक ले जा सकता है, वो बीएमपी लेके जा सकता है। टैंक बहुत भारी होता है लेकिन वो ले जा सकता है। और जब चाइनीज़ ने एलएसी के ऊपर दबाव बनाया था कुछ साल पहले, और भारत एकदम चौंक गया था कि ये क्या हुआ, और वो अपने टैंक लेके आ गया था, तो भारत के ये ग्लोब मास्टर्स ने, C-17 ग्लोब मास्टर्स ने प्लेन इलाकों से टैंक ले जाकर और लेह लद्दाख पहुंचाए थे। तो ये हुई स्ट्रेटेजिक लिफ्ट। और साथ ही मैंने स्ट्रेटेजिक रीच, इंटरकॉन्टिनेंटल रीच, जहां पे फॉरेन कंट्रीज के साथ में हम एक्सरसाइज करते हैं, तो उधर सैनिकों को ले जाना, इक्विपमेंट को ले जाना, उसमें ये काम आता है। और विद इन द कंट्री ऑल्सो, अचानक से कोई सिचुएशन मान लो, फर्ज करो कि डेवलप होती है चेन्नई साइड में, साउथ इंडिया में, तो नॉर्थ इंडिया से ट्रुप्स उठाकर जल्दी से जल्दी ये साउथ इंडिया ले जाएगा, साउथ इंडिया से ईस्ट इंडिया, नॉर्थ इंडिया, वेस्ट इंडिया। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, बहुत भारी तादाद में हैवी इक्विपमेंट प्लस ट्रुप्स को ले जाने में सक्षम है। और पैरा ड्रॉप भी करा सकता है, ये एयर ड्रॉप भी ट्रुप्स को करा सकता है, ये भी एक इसकी काबिलियत है। अब क्या है ये मीडियम लिफ्ट एयरक्राफ्ट? मोटा तौर पे तो हमने आपको बता दिया, लेकिन इसको और थोड़ा गहराई से समझते हैं। जैसा कि हम बात कर चुके हैं, 5 से 20 टन की इसकी काबिलियत, 1500 से 5000 किलोमीटर तक की इसकी रेंज, और कोर रोल, जो अहम रोल है इसका, वो है ट्रुप्स को ट्रांसपोर्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह ट्रुप्स को लेके जाना, लॉजिस्टिक्स। अब ट्रुप्स चले गए तो उनकी लॉजिस्टिक्स, इक्विपमेंट, एयरलिफ्ट और ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस। अब C-130 जो हरक्यूलिस है, इसका इस्तेमाल एयर ड्रॉप, अपने जो भारत के जो छाताधारी सैनिक हैं, पैरा ट्रूपर्स, उनको एयर ड्रॉप करने में, अगर लड़ाई होती है तो उनको एयर ड्रॉप करा जाएगा, उनका एमिनिशन एयर ड्रॉप करा जाएगा, उनका राशन पानी एयर ड्रॉप किया जाएगा, उनकी सपोर्ट के लिए जो आर्टिलरी चाहिए होगी वो एयर ड्रॉप होगी, उनकी सपोर्ट के लिए अगर कोई बीएमपी की ज़रूरत है, बख्तरबंद गाड़ियों की ज़रूरत है, तो वो ड्रॉप होगी। और अगर वहाँ पर अगर कैजुअल्टीज़ होती हैं और उन कैजुअल्टीज़ के लिए आपको फील्ड एम्बुलेंस वहाँ पे चाहिए, छोटा हॉस्पिटल चाहिए, तो वो भी ड्रॉप होगा। और अनप्रिपेयर्ड स्ट्रिप के ऊपर ये लैंड भी करेगा और वहाँ से कैजुअल्टीज़ को निकाल भी सकेगा, और साथ ही उसी अनप्रिपेयर्ड स्ट्रिप पर लैंड करके और ज़्यादा इक्विपमेंट वहाँ पर वो पहुँचा पाएगा। तो इसका ये एडवांटेज रहेगा। ये बहुत ही वर्सेटाइल, जैसा मैंने बोला कि बहुत किस्म के ये काम करने में सक्षम है। ये छोटी रनवेज, अनप्रिपेयर्ड रनवेज के ऊपर लैंड कर सकता है, यानी कि लड़ाई जैसे जैसे प्रोग्रेस कर रही है, आर्मी के इंजीनियर्स ने फटाफट से एक रनवे तैयार किया, वहाँ पे ही उतर गया कहीं भी। तो ये काबिलियत भारतीय फौज के पास है कि वो शॉर्ट नोटिस पर एक क्विक रनवे बना देगा। ऑब्वियसली पक्का नहीं होगा, कच्चा होगा, लेकिन इस कच्चे रनवे के ऊपर ये मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट उतर जाएंगे। कॉस्ट इफेक्टिव है। कॉस्ट इफेक्टिव कैसे है कि आपका टाइम एंड स्पेस बचता है, आप बहुत ही जल्दी कम समय में आप फोर्स को उतार सकते हैं और उसको अप्लाई कर सकते हैं, उससे पहले कि दुश्मन अपने आप को संभाले, अपने आप को मजबूत करे। हम वहां पे पहले पहुंच के और उसको आश्चर्यचकित कर सकते हैं। ये काबिलियत इस जहाज से मिलती है, और क्योंकि ये इस तरीके की काबिलियत मिलती है तो ये फोर्स मल्टीप्लायर हो जाता है। तो ये बहुत
इंपॉर्टेंट हो जाता है एट टेक्टिकल लेवल, यानी कि डिवीजन के लेवल पर, कोर के लेवल पर ये बहुत ही शानदार एयरक्राफ्ट है। उससे अगर ऊपर की लड़ाई के लिए आपको जहाज़ों की सपोर्ट चाहिए तो फिर आपको स्ट्रेटेजिक लिफ्ट में जाना पड़ेगा, दैट इज C-17 ग्लोब मास्टर। अब इसकी और जो खासियत है वो ये है कि हाई एल्टीट्यूड परफॉर्मेंस कर सकता है, यानी कि लेह लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश के दुर्गम एयरफील्ड्स पर, एयर स्ट्रिप्स पर ये उतर सकता है। ऑल वेदर इसकी काबिलियत है, यानी कि दिन हो, रात हो, बादल हो, किसी भी टाइप का वेदर हो, बर्फ गिर रही हो, बारिश हो रही हो, ये एयरक्राफ्ट वहां पर ऑपरेट कर लेगा। क्योंकि ये सेमी डेवलप्ड टेरेन के अंदर भी उतर सकता है, आधी कच्ची एयर स्ट्रिप्स के ऊपर, तो ये बहुत रगेड है, बहुत मजबूत है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये रिलायबल और मिशन रेडी है। बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर आपका ये पूरा काम कर देगा, और ये इसकी रिलायबिलिटी है, और इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट हो जाता है इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के लिए खास तौर से। तो अब ये मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का इंपैक्ट क्या होगा, ये मैं थोड़ा आपको बताता हूं। मैंने आपको ये तो बता दिया कि क्या क्या चीजें कर सकता है, लेकिन इसको अगर इसके इंपैक्ट की बात करें तो इंपैक्ट ये होगा कि रैपिड इंडक्शन ऑफ फोर्सेस टू फॉरवर्ड एरियाज टू डोमिनेट टाइम एंड स्पेस, यानी कि टाइम और स्पेस की जो लड़ाई है कि कौन उधर पहले पहुंचता है, जो पहले पहुंचेगा वो इलाके पर पहले कब्जा करेगा। तो ये टाइम और स्पेस का जो खेल है उसके अंदर ये दुश्मन को मात देने में सक्षम है। फिर लॉजिस्टिक ब्रिज बनाने में सक्षम है। आप दुश्मन के इलाके के अंदर आपने अपनी फौजें उतार दी, चारों तरफ से दुश्मन ने आपको घेरा हुआ है, आपकी फौजें वहां बीच में उतर गई हैं और उन्होंने एक आइलैंड बना दिया है, भारत का झंडा गाड़ दिया है। वहां पर अब खाना पानी भी चलेगा और दुश्मन आपको बैठने तो नहीं देगा, आपके ऊपर चारों तरफ से हमले करेगा, तो आप भी उनका जवाब देंगे, तो आपका एमिनिशन खत्म होगा, आपके हथियार डैमेज होंगे, आपकी कैजुअल्टीज होंगी। तो एक लॉजिस्टिक ब्रिज बनाने में ये कामयाब रहेगा और आपको वहां पर जो भी ट्रूप्स के सस्टेनेंस के लिए चाहिए वो सारी चीजें पहुंचाएगा, खाना पानी, राशन, एमिनिशन, वेपन्स, पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीजें वहां पहुंचाएगा, मेडिकल इक्विपमेंट, ये सारा वहां पहुंचाएगा। और क्योंकि वो इलाका आप धीरे धीरे उसको बढ़ाएंगे, एक्सपैंड करेंगे, क्योंकि हर रोज आपके पास एडिशनल ट्रूप्स पहुंच रहे होंगे, तो वो इलाका बढ़ेगा, तो फिर लड़ाई होगी तो कैजुअल्टी होगी, तो जो लोग जख्मी होंगे उनको एयर और एम्बुलेंस बनकर ये वहां से युद्ध क्षेत्र से निकाल के अपने इलाके में लेके आएगा, उनका इलाज कराएगा। तो ये इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट का इंपैक्ट होगा युद्ध के ऊपर। अब ये फोर्स मल्टीप्लायर है, और ये जो पूरी कहानी सुनाई मैंने आपको, इसको सम अप कर लेते हैं। तो इसको सम अप करने के लिए फिर से दोहरा देते हैं, 5 से 20 टन, 15 से 5000 किलोमीटर, 20 से 150 ट्रूप्स, रोल, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, मेडिकल इवैक्यूएशन, एयर ड्रॉप, और इसकी मजबूती, ऑल टेरेन, ऑल वेदर, ऑल मिशन, शॉर्ट टेक ऑफ लैंडिंग, ऑल वेदर कैपेबिलिटी, रगेड और रिलायबल, रैपिड कॉन्फ़िगरेशन कि अभी सामान ले जा रहे हैं, अभी एयर एम्बुलेंस बन गई, स्ट्रेटेजिक कनेक्टर्स, देश के आसपास के इलाकों में भी ये एयरक्राफ्ट जाके इंपैक्ट कर सकता है, पीस टाइम में भी मदद दे सकता है, कहीं पे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देनी है, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, बांग्लादेश, आपका अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार, उधर इंडोनेशिया और इस तरीके के आसपास के इलाके, तो स्ट्रेटेजिक कनेक्टर भी है। और क्योंकि ये 60 MTA जो खरीदेगा भारत, उसमें कुछ फ्लाई अवे कंडीशन में होंगे और बाकी सब भारत में निर्माण करने पड़ेंगे आपको। तो अगर आप भारत में निर्माण करेंगे तो आपका आत्मनिर्भर भारत जो फाइनल जो वो है वो मजबूत होता है, आपकी काबिलियत बढ़ती है। तो ये था मेरा वीलॉग जिसके अंदर मैंने आपको मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के बारे में बताया,
उसकी क्या रोल, उसकी क्या काबिलियत और उससे भारत को क्या फायदा होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा, जानकारी आपको ठोस मिली होगी। तो मुझे दीजिए इजाजत, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। जय हिंद।